तो खराब है। लेकिन यदि समाज में व्यवस्था बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए ईर्ष्या करता है, मुकाबला करते हुए समाज का विकास करता है, तो वो ईर्ष्या नुकसान देने वाली नहीं है, अच्छी मानी जाएगी। और हमें ऐसी समाज को बनाना है, हम ये समझते हैं। दुर्योधन में दोनों एस्पेक्ट थे, और शायद वो अपने हक के लिए लड़ रहा था, क्योंकि उसके पिता राजा थे। किसी कारणवश वो नहीं बन पाए, उन्होंने केयर टेकर के साथ उन्होंने अपना राजकाज संभालने के लिए दिया, तो उसके पुत्र को राज्य नहीं मिलना चाहिए था, दुर्योधन ही अधिकारी था। तो वहां उसके मन में ईर्ष्या थी, लेकिन हक के लिए थी। तो मेरे हिसाब से तो दुर्योधन बिल्कुल सही कर रहा था। तो इसी तरह जैसे हम कह रहे थे कि एक पॉजिटिव साइड भी है ईर्ष्या की, कंपेटिटिवनेस, टू डू वेल, मोटिवेशन टू डू वेल, एम्बिशन, प्रेरणा जो खड़ा करती है, प्रेरणा खड़ा करती है। और दूसरी भी है, जैसे उसको मारो भाई, इसी तरह उसको गिराओ। तो दोनों किस्म, बैलेंस की बात है, संतुलन की बात है। बिल्कुल। हाँ। अगला प्रश्न, लिटरेचर में सीजर का प्ले सबने पढ़ा है, तो उसके जो सीजर के कॉन्स्पिरेटर्स थे, उसके अगेंस्ट जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी, वो आपको क्या लगता है कि उससे ईर्ष्यित थे या उससे जलते थे? एक तो वो बहुत एरोगेंट आदमी था, सीजर बहुत पराक्रमी था, लेकिन उसमें बहुत अहंकार था। अहंकार का एक अलग ट्रेजेक्टरी होती है, लेकिन ईर्ष्या भी थी। बल्कि ये तो कई बार उसमें वो लुक एट यॉन कैसियस, ही हैज अ लीन एंड हंग्री लुक, सच मैन एंड डेंजरस। देन देयर इज अनदर पॉइंट जहां ब्रूटस कहता है दैट माय जीनियस वाज रिब्यूक्ड अंडर हिम। तो arrogance. It was the arrogance of Caesar as well as envy of his power. But as far as the conspirators are concerned, आपने सही बात कही कि कंस्पिरेटर्स के बीच में भी एनवी थी बिटवीन कैशियस एंड ब्रूटस, बहुत जबरदस्त थी। और कैसे कैशियस ने स्पिन लगाई पीछे। जो ईर्ष्या होती है, अगर जो हमारे स्कूल में अगर मेरी ईर्ष्या किसी से है, उसके मेरे से नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो मुझे, अगर मैं ईर्ष्या हो रहा हूँ उससे, तो मैं भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत करूंगा कि उसकी तरह ले आऊं। पर अगर नंबरों के हम हटा के ग्रेडिंग कर देते हैं, हमें तो पता नहीं चल रहा कि हम कर रहे नहीं कर रहे, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं उसके लेवल तक पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा। कि मैं कोशिश कर करके मेरे अपनी तरफ से अंदर से फीलिंग आएगी कि मुझे अच्छा करना है उस चीज में। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही हर तरह का रिवॉर्ड हटा देना चाहिए, लेकिन ये जो ओवर एम्फेसिस है ऑन ग्रेडिंग, वो हर जगह से जितना कम कर सकें उतना अच्छा है। आपकी जो टीचर अगर अच्छी हैं तो वो समझेंगी जरूर कि आपने इस बार इतनी मेहनत करी है, कि देखो तुमने बहुत अच्छा अब की बार किया, शाबाश। दैट शुड बी द। जो अच्छी टीचर्स होती हैं, वो क्या कहती हैं कि पिछली बार तुमने ये किया, इस बार ये किया, तो अगली बार वो इसके ऊपर करना है। ये नहीं कहेंगी कि उसने क्या किया, कंपैरिजन नहीं लेंगी, सिर्फ जो अपने आप को देखना है कि कैसे बढ़ता है बंदा। हमने ईर्ष्या के कॉजेज डिस्कस करे, इफेक्ट्स डिस्कस करे, इलाज क्या है। जैसे मैं हूं, मुझसे 10 लोग ईर्ष्या करते हैं, मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो मैं क्या करूं? हाँ, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बोला है। लेकिन सवाल, जो प्रॉब्लम यह है कि वो तो ह्यूमन कंडीशन है। अगर जैसे इन्होंने कहा कि सक्सेस ब्रीड्स एनवी, तो जो सक्सेसफुल बनता है, ये उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। दैट इज द प्राइस ऑफ सक्सेस। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी सफलता जो है वो ईर्ष्या कम पैदा करे लोगों में, उनके साथ अच्छा व्यवहार रहे, अपनी चमक दमक दिखाए ना, अपनी शान ना भगारे, एटसेट्रा। लेकिन अल्टीमेटली मैं इसी कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि इफ यू वांट द हनीज, यू कांट वरी अबाउट द बीज। चाहिए तो चाहिए, यू नो, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो चाहिए, वो बीच बीच में काटती रहेंगी वो बीज वगैरह, वो पर मैं एक और एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कि अब हम जानते हैं कि एक बड़ा सफल इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी बड़ा सक्सेसफुल हुआ और बहुत बड़ा घर बनाया। दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट ने आधा पैसा अपना दे दिया चैरिटी को, फिलैंथ्रोपी में। तो ये एक तरीका है एनवी कम करने का कि जब उसके घर के सामने आप गुजरते हैं,
हमेशा आप उसको एनवी करते हैं, हाँ, ईर्षा होती है। अरे 20 मंजिल का घर 5 लोगों के लिए, ये क्या ठीक बात है? करेक्ट। और जब दूसरे एग्जाम्पल आप देखते हैं, उसका स्कूल है, उसने बच्चों के लिए ये किया, तो आपको खुशी होती है। तो 2 तरीके हैं, एक मैनेज करने के लिए। एक गाना है, वो कहता है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। और उसका तात्पर्य जब आप आगे जाओ उसमें तो ये लगता है कि वो ताजमहल बना के हमें छोटा दिखा दिया। अब अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हम तो नहीं बना पाएंगे ताजमहल, हम तो फ्लैट ही बना पा रहे मुश्किल से। So envy is a natural human feeling like love or hate. So do you think, is there any way that it can be avoided or controlled, or will it just always stay there? It will always stay there, I'm afraid. You can, in some ways, जैसे हमने बात किए हैं आज, तरीके हैं। अगर बहुत आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो अपना जो सब कमाया है आधा दे दीजिए, या मेजॉरिटी का शेयर दे दीजिए समाज को, चैरिटी में, फिलैंथ्रोपी में। तो ये तरीके हैं, स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन उसको आप हटा नहीं सकते। बस आखिरी प्रश्न। I idealize someone. Right now, he's my idol. It's free of any envy or any jealousy. I simply aspire to reach his position. What if envy gets included in this thing and it becomes more of a situation of envy rather than how will I approach my ambition then? अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है ये। अब दोनों हो सकता है। आमतौर तो जो बंदा जैसे फैन हो ना, एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, तो एक फैन है कोई छोटे गांव में, तो वो एनवी वहां नहीं होगी, क्योंकि जगह बहुत मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप भी फिल्म स्टार बन जाएं और वाकई बड़े फिल्म स्टार बन जाएं, तो फिर तो मतलब नजदीकी हो गई ना। जब नजदीकी हो गई तो फिर तो envy begins when you begin to compete with each other much more, you see, and that's a part of the game. But I don't want to forget one area, very important area. बताइए। वो political area में जब envy होती है, ये अब देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो हमारा जो सारा जो प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम है, अब पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि कश्मीर है प्रॉब्लम, हमें कश्मीर दे दीजिए तो प्रॉब्लम हल हो जाएगा। मैं नहीं समझता हूं कि प्रॉब्लम हल होगा, उनको कश्मीर भी दे दो। वो प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम है एनवी। वो उनकी जो आइडेंटिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आइडेंटिटी जैसे कौरवों और पांडवों की थी, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उनकी द डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी वाज बीइंग नॉट इंडियन। उसके साथ अब इस वक्त इंडिया की ग्रोथ 8-9% है, कहानी हमारी, उनकी नहीं है। तो हम भूल जाते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में अपने मार्केट शेयर को ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मतलब इकोनॉमिकली हम एब्जॉर्ब्ड हैं, लेकिन वो नहीं भूल सकते। और हमें याद दिलाते हैं, बम फेंकेंगे, कुछ करेंगे किसी तरह। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये भी ईर्ष्या का प्रॉब्लम है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं जो देना चाहता था वो है 1930s जर्मनी का। मुझे समझ नहीं आती कि ये डिसेंट मिडिल क्लास जर्मन्स 1930s में हिटलर ने कैसे उनका मन बदल दिया, कि उन्होंने ऐसी चीजें, उनको जूस को, यहूदियों को कैसा किया, कितना परेशान किया। 6 मिलियन जूस वर मर्डर्ड बर्लिन और वियना में 1930s में। 50% of the professionals of Berlin and Vienna were Jews, when Jews were less than 5%
of the population. वियना में 62%, 62% डॉक्टर जूस थे. ओके, जब जूस 5% से कम पॉपुलेशन, मतलब इतने तो सुपर वो सोसाइटीज में जो जलन थी बहुत जबरदस्त थी. दे वर सीडिंग विद एनवी दो सोसाइटीज. तो ये बहुत डेंजरस चीज बहुत है. डेंजरस एक्चुअली. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. मतलब कि छोटी सी संख्या थी उनकी, लेकिन सारा पावर, पैसा उनके पास आ गया था. तो इसीलिए जर्मन्स ने उनको नीचे दिखाने के लिए 6 मिलियन 5 जूस मारे. पांडव और 100 कौरव वाली बात. Don't you think then that in the developed countries the envy would be much less than in developing countries? मैं तो समझता हूं कि ईर्ष्या जहां ज्यादा इक्वालिटी है, ईर्ष्या ज्यादा है. तो सोशलिस्ट. हाँ, तो डेवलप्ड अनडेवलप्ड से इतना नहीं इसका परिवर्तन. ये ज्यादा है बिटवीन. अगर डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है ना, जहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा है वहां ईर्ष्या कम होगी, क्योंकि सब लोग पढ़ सकते हैं. आज हमें आपसे यहीं पर विदा लेनी पड़ेगी, बट अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही ज्वलंत विषय के साथ. तब तक के लिए जय हिंद. हमारी चाल है, हम में से क्यों है आज खड़ा